अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रिब्यून के प्रोग्राम आलमी मज़रनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैर और मेरे साथ पाकिस्तान से मौजूद है मोहम्मद बिलाल सगार खान। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग में हालिया दिनों में सूरत हाल मजीद पेचीदा होती जा रही है। रूस ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं जिनमें यूक्रेन की तवानाई के ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा है। इन हमलों में दारुल हुकूमत कीव समेत मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं और बिजली की सप्लाई मुतासिर हो रही है। यूक्रेन ने दावा किया कि इसने रूस के दागे गए मुतअद्दिद मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया है। बिलाल साहब, रूस ने गुज़िश्ता दिनों हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है? अच्छा। एक तो आपने जो है ना सुपरसोनिक होता है यानी कि आवाज की रफ्तार से तेज। हाइपरसोनिक होता है कि उस आवाज से भी कई गुना तेज। ये मसलन जो अभी रशिया ने जो हमला किया इन रिस्पांस टू जो अमेरिकन ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाज़त दी कि ATACMS टैक्टिकल जो मिसाइल्स हैं उनको यूज़ करें, जो 1921 को स्ट्राइक्स भी की यूक्रेन ने उसके जवाब में। तो ये है जी ऑर्सनिक MIRV है। अब मैं आपको बताता हूँ MIRV क्या होता है। इसका जो है इन्होंने इससे अटैक किया। इसकी रफ्तार जो है ना वो 12,000 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि इतना आप आवाज से ये 10 से 11 गुना तेज जाता है। हाइपरसोनिक है। इसकी 10 to 11 मैक जो है ना इसकी स्पीड है। और 2500 से 3,000 तक ये मार करता है, और अगर इसकी रेंज बढ़ाई जाए तो ये 5,000 तक भी मार कर सकता है। जब ये हमला हुआ तो सबसे पहले ये कहा गया कि जी ये इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल जो है ना वो फायर किया गया है। लेकिन उसके बाद अमेरिकन ने भी कंफर्म किया कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल नहीं था, बल्कि रशियंस की आर्मरी में मौजूद एक ऐसा वेपन था जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। अच्छा, अब ये MIRV क्या होता है? ये जो MIRV मिसाइल्स होते हैं ये जाते हैं, जब ये अपने टारगेट पे फटते हैं तो इंडिपेंडेंट 5 या 6 इनके जो है ना फुली कंट्रोल्ड मिसाइल्स जो टुकड़े हैं वो निकलते हैं जो मुख्तलिफ टारगेट्स के ऊपर। मसला आपने एक फायर किया, उस मतलब फायर से टारगेट आप लेते हैं, सब छह टारगेट। टारगेट, हाँ जी, 6 टारगेट्स को आप जो है ना हिट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वो रिस्पांस था जो उसने दिया। प्यूटन ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर जो है नेटो जो है हम इसे वॉर समझेंगे अगर नेटो का वेपनरी जो है, नेटो अपने वेपन्स की इजाजत देता है यूक्रेन को। और आपको पता है कि यूक्रेन के साथ मसला जो है 1991 में यूक्रेन जो है वो जब रशिया टूटा है, सोवियत यूनियन टूटा है, तो यूक्रेन भी आज़ाद हुआ। और एक अच्छे इनके साथ ताल्लुकात थे। रशिया ने गारंटी भी दी, बल्कि यूक्रेन के अंदर जो एटॉमिक बॉम्ब्स पड़े हुए थे वो भी अमेरिका, UK और रशिया ने मिलके लिए और उनको गारंटी दी कि भाई आपकी हिफाजत की जाएगी। लेकिन इसमें ना एक अमेरिकन की ये आदत रही है। अमेरिकन ने एक कमिटमेंट दी, नेटो ने एक कमिटमेंट दी कि जहाँ जो रशिया के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, जहाँ पे रशिया नहीं पसंद करता वहाँ पे हम नेटो को घुसाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन हमने देखा कि 2005, 4-5 के अंदर ऑरेंज रेवोल्यूशन आई, और उसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया कि मेडलिंग कर रहा है रशिया, हालांकि मेडलिंग हो रही थी इलेक्शन के अंदर अमेरिकन की तरफ से। तो रशिया ने ये पसंद नहीं किया। फिर जो है इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी हम नेटो में जाना चाहते हैं। 2008, 7-8 के अंदर जो है एक जंग जो है हमने जॉर्जिया में भी देखी, वो भी नेटो में आना चाह रहा था। तो रशिया के लिए ये काबिल कबूल नहीं था। और उसके बाद हमने देखा कि यूरो मैदान रेवोल्यूशन जो है 2014-15 में आई, और उसका असर ये हुआ कि रशिया मजबूर हो गया क्रीमिया को अनेक्स करने में। वहां पे उसने जो है एक रेफरेंडम करवाया, क्योंकि रशियन एथनिक वहां पे लोग ज्यादा आबाद हैं। तो उसमें जो है रशिया के हक में वोट आया। यूरोपियंस ने ये कहा कि भाई क्योंकि रशिया ने ये खुद करवाए हैं रेफरेंडम, तो इसके अंदर जो है ना बेईमानी और धांधली हुई है। उसके बाद जो है ना 2014 के अंदर ही वॉर इन डोनाबास शुरू हुई, जो अभी तक चल रही है। डोनाबास रियासतें हैं यूक्रेन की, जहाँ पे प्रो रशियन ग्रुप्स जो है उन्होंने गवर्नमेंट को चैलेंज किया। एंड ऑफ कोर्स रशिया ने अपने जो प्रो रशियन थे उनको जो है यूज भी किया। फिर जो है 2015 के अंदर मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ। अच्छा, मिन्स्क एग्रीमेंट के अंदर जंग बंदी की बातचीत की गई, लेकिन वो डोनाबास के अंदर वो जंग बंदी नहीं हुई। और आपको पता है फिर जैसे जैसे अमेरिकन और नेटो इंस्टिगेट करता गया, बिल आखिर 2022 के अंदर
रशिया ने फॉर्मली जो है ना इसको इन्वेड कर लिया। अब लाखों यूक्रेनियन फौजी मारे जा चुके हैं। यूक्रेन एक दिन नहीं सरवाइव कर सकता जब तक अमेरिकन ना हो, सपोर्ट ना हो। और इन द नेटो वर्ड्स सपोर्ट ना हो। ऑफ ना हो, इन द वर्ड ऑफ एक राइटर हैं, एम के भद्रा कुमारा। वो कहते हैं कि ये इजाजत 6 नवंबर के बाद बाइडेन हुकूमत ने दी। क्यों? क्योंकि 6 नवंबर के बाद सामने आया कि आगे जो है ना, जो हुकूमत बन गई है, जीत गया है, वो ट्रम्प है। इरादा ये था कि अगर तो कमाला हैरिस जीत जाती है तो फिर तो मामलात ऑपरेशंस जो है ना वो स्मूथ चलेंगे, क्योंकि कंटिन्यूएशन होगी वो बाइडन डेमोक्रेट्स की हुकूमत की। लेकिन ट्रम्प आ गया तो उसके बाद इसकी इजाज़त दी गई, जिसके पीछे ये था कि अगर तो रशिया रिटेलिएट करता है, क्योंकि रशियंस अब ये कह रहे हैं कि दे आर इन वॉर विद नेटो। नेटो सपोर्ट कर रही है। आपको पता है कि आज एक जो यूके का डिप्लोमेट है उसे भी पर्सोना नॉन ग्रेटा करार देके जो है निकाला गया है। उसके अलावा रशिया जो से। है कल सिर्फ इसको डिप्लोमेट को, इसी तरीके से टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक एक ब्रिटिश जो है मर्सनरी जो है रशियंस ने जिंदा पकड़ लिया है, जिसकी वीडियो भी चलाई गई है। तो ये एक ट्रैप बेसिकली जो है ना बाइडेन गवर्नमेंट की तरफ से था। लेकिन रशियन रशियन प्यूटन जो है, अब आपको पता है कि सन 2000 से वो बंदा कंटिन्यू कर रहा है, कभी प्रेसिडेंट कभी प्राइम मिनिस्टर। तो आर्ट ऑफ स्ट्रेटागॉस के अंदर जो है वो भी अब काफी तजर्बाकार हो चुकी हैं। तो जिस किस्म का रिएक्शन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है, उसका ख्याल था कि क्योंकि न्यूक्लियर की भी बात हुई थी, डॉक्ट्राइन चेंज करने की, तो एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा जिसकी वजह से ट्रम्प हुकूमत जो है ना वो पॉलिसी चेंज नहीं कर सकेगी। अच्छा, मैं एक आपको बड़े मजे की बात बताऊं अच्छा कि ट्रम्प, जी जी, इस आपकी वक्त बात में काट रहा हूँ ये। यूक्रेन जी जी, अब मैं सवाल यू, इसके बाद करता हूँ, आप बताएं। जी जी, जो आपको पता है कि अमेरिकन इकॉनमी कितनी बुरी जा रही थी। वॉर ऑन यूक्रेन जो है उसने अमेरिकन को बहुत फायदा दिया है। मसलन रशियन गैस के ऊपर पाबंदियों की वजह से गैस किसकी जा रही है? अमेरिकन की जा रही है। इसी तरीके से इस वक्त अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा जो है ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है यूरोपियन यूनियन का। और असला जा रहा है। यूरोपियन यूनियन के साथ जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि नेटो और यूरोपियन यूनियन असला किसका खरीद रही है वॉर वॉर ऑन यूक्रेन के लिए? वो अमेरिका। अमेरिका से खरीद रही है, हालांकि अमेरिका भी नेटो का मेंबर है। तो हर हाल के अंदर जो फायदा इकोनॉमिकली हो रहा है, इकोनॉमी को हो रहा है, वो बेसिकली अमेरिकन को हो रहा है। अमेरिकन जो जिसे हम कहते हैं ना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वो बहुत ज्यादा कमा रहा है। और इसीलिए डीप स्टेट के साथ उसके बहुत ज्यादा ताल्लुकात भी हैं, अमेरिकन डीप डीप स्टेट। अब आपको पता है कि अपने कई बातों के अंदर, बयानात के अंदर, ट्रंप ने पहले ये कहा था कि वो ये जंग खत्म करवाएगा। अमेरिकन भी जानती है डीप स्टेट के ये जंग जो है रशिया को कभी भी यूक्रेन हरा नहीं सकता है। और वो हम्म। कैजुअलिटीज आपको बता देती हैं, टेक्नोलॉजी बता देती है कि अभी तकरीबन आपने देखा कि एक एक नया मिलियन के सिस्टम करीब यूज करीब किया। कैजुअलिटीज हो चुकी हैं इस वार से। कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, जबकि 14,500 के करीब रशियन भी मारे जा चुके हैं। और प्यूटन इसे 2022 से अभी तक एज अ लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे ले रहा है, यानी कि इसको जो जंग होती है ना, जिसे सही जंग कहते हैं, वो ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा। और आपको याद होगा कि वैगनर ग्रुप अभी कुछ कुछ मेरे ख्याल में 7-8 महीने पहले उनका जो सरबराह जो है वो भी मारा गया था। तो वैगनर ग्रुप बेसिकली एक जो है ना वो मर्सनरी फोर्स है जिसे रशियंस यूज कर रहे थे। क्योंकि जंग के अंदर आप अपनी फौजों को यूज करते हैं, लेकिन जब आप मर्सनरी को करें तो इसका मतलब ये कि आप उसको जो कॉन्फ्लिक्ट का लेवल जो है ना उसे नीचे रखना चाहते बड़ा हैं। लाइट रखा हुआ तो है आपने। रशियंस रखा हुआ है, रशियंस ने रखा हुआ था। तो अब रशिया, ट्रम्प को इस चीज की रियलाइजेशन है कि ये एक सिर्फ जो है ना वेस्टेज ऑफ टाइम है, नहीं जीत सकता। ट्रम्प की जो पॉलिसी है वो किसी रशिया से मोहब्बत की बुनियाद पे नहीं है, बल्कि आपसे पिछली दफा भी बात हुई थी कि वो डिफेंसिव रियलिज्म के ऊपर यकीन रखता है। और वो इस तरीके की हेजेमोनिक जो है पीस का ख्वाहा नहीं है। इसी वजह से वो एक सुलह सफाई, ताकि अपने जो इकोनॉमी की बिल्कुल तरफ ऐसे जो है तवज्जो दे तवज्जो सके। दे। अच्छा बिलाल साहब, आपने बताया कि ट्रम्प ना चाहते हुए भी ये पॉलिसी चेंज नहीं कर सकता जो बाइडेन ने सेट कर दी है, उसकी क्या रीजन काफी हद तक देखिए चेंजेस तो आएंगे ना। उस दिन भी बात है? हुई थी कि जो है जो पॉलिसी बाइडन से ज्यादा तो गवर्नमेंट बनाती है ना। बाइडन जो है वो तो चला जाएगा, स्टेट के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन जब एक पॉलिसी बन चुकी है, स्ट्रेटेजी जो है वो आपने डिवाइस करनी है कि मैंने इधर से मसलन जाना है, कराची जाना है,
तो कराची मैंने किस तरह जाना है, मैंने बाय रोड जाना है, बस मैंने पे जाना है, ट्रेन पे जाना है, बलूचिस्तान प्लेन से पे जाना जाना है। है, तो वो स्ट्रेटजी बनाना मेरा काम है। तो जाहिर बात है कि स्ट्रेटजी के अंदर आप किस तरीके से चल रहे हो वो स्ट्रेटेजिक आउटकम के अंदर बहुत ज्यादा जो है काउंट करता है। जो इस वक्त हमें ट्रम्प की तरफ से सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो वो बेसिकली इस वक्त अपने आप को डिसंगेज करके अमेरिका की तरक्की की तरफ लेके जाना चाहता है कि जो खराबियां आ चुकी हैं, इकॉनमी गिर चुकी है, उसे ठीक करे। कई जगह पे उसकी बड़ी बातें अनरियलिस्टिक लगती हैं और यकीनन है भी, लेकिन वो क्योंकि डिफेंसिव रियलिस्ट है, तो वो नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। वो कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करके डिसंगेज अमेरिका को करके अंदर की तरफ देना चाह रहा है, जिसमें वो माइग्रेंट्स के खिलाफ हमें पता बड़ी सख्त उसकी पॉलिसी है। इसी तरह इकॉनमी के अंदर वो कर रहा है, बल्कि वो ब्लूमबर्ग के अंदर पिछले दिनों एक आर्टिकल भी आर्टिकल था। आया था 2-4 दिन पहले कि ट्रम्प के आने का मतलब ये है कि न्यो लिबरलिज्म के जिस दौर से गुजर रहे थे, अब वो दोबारा हम शुरू न्यो हो जाएगा। मर्केंटाइलिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो मर्केंटाइलिज्म जो है, जो हमें पता है कि ये न्यो लिबरलिज्म के आने से पहले जो यूरोपियन ताकतें थी, वो जो ट्रेड के लिए जो है जंगें भी होती थी, कब्जे भी होते थे, ठीक है ना, और प्रोटेक्टिव ट्रेड थी। तो जो हमें ट्रम्प की पॉलिसी नजर आ रही है आगे, वो प्रोटेक्टिव ट्रेड की नजर आ रही है, जिसमें वो कहता है कि मैं इनसे इतने पैसे लूंगा अगर इन्होंने हमारे साथ तजारत करनी है। ड्यूटीज को बढ़ाएगा, हालांकि अगर आप ड्यूटी बढ़ाओगे, चाइना के ऊपर ड्यूटी लगाओगे, तो 600 बिलियन के अंदर आपको चाइना भी ड्यूटी लगाएगा, आपका भी नुकसान होगा। लेकिन इससे एक चीज तो ये साबित हो रही है ना कि उसकी इस वक्त प्रेफरेंसेस कुछ और हैं। उसकी बाइडन की तरह हेजेमोनिक पीस या हेजेमोनिक बिल्कुल ही जो है अच्छा। जो क्या क्या कहते हैं, ऑफेंसिव रियलिस्ट पॉलिसीज नहीं है, तो इसलिए तब्दीलियां तो आएंगी। तब्दीलियां आएंगी। और ये जो यूक्रेन की जो वार है, इसको अब आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं अगले साल में? देखिए, कोशिश तो ये की जा रही है कि ट्रम्प बेबस हो जाए इसमें, लेकिन उसमें वो कहते हैं अगले 2 साल तक ट्रम्प के पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फिर मिड टर्म एग्जाम जो इलेक्शंस इलेक्शन में। होते हैं उनसे पहले वो चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। और यूं लग भी रहा है कि ट्रम्प करना चाह रहा है, वो अपने आप को कई जगह पे डिसंगेजमेंट्स चाह रहा है। अभी आप देख लेना, एक छोटी सी मिसाल है कि लबनान, हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जो है अब खबरें आ रही हैं कि बड़ी जल्दी ब्रेक थ्रू हो सकता है। अच्छा, इसके पीछे भी जो है ट्रम्प की वो पॉलिसीज है, क्योंकि नेतन्याहू भी चाहता है कि ट्रम्प जो है वो नहीं चाहता। आप देखो ना, 28 बिलियन डॉलर के करीब अमेरिकन पैसा खा चुका है नेतन्याहू जब से ये 7 अक्टूबर 2022 23 से, सॉरी, जब से ये गजा की जंग शुरू हुई है। तो अब हम्म। ट्रम्प की तरफ से भी थोड़ा सा ये है कि भाई अब इसे खत्म करो, पीस की हम्म। तरफ आओ, इससे पहले कि हमारा जो एक जो बना बनाया भट्टा एक बैठ जाए पूरा। है, वो खत्म बट हो जाए यहाँ से। और इसी तरीके से आपको, मैंने पहले भी हमारी एक प्रोग्राम में बात हुई थी कि ईरान की तरफ से भी बड़ा कॉशियस किस्म का है। तो इसका मतलब ये है कॉशियस ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं लोग, क्योंकि ये उस तरीके से फोर्स और इस तरीके से खून खराबा नहीं चाहता है ट्रम्प। तो लेट्स सी। और मेरे क्या ख्याल में होता है? यूक्रेन का भी बड़ा है कि होगा। और जो आखिर में होना ये है कि जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है, इसके ऊपर सारे का सारा मलबा गिरना है और अमेरिकन ने अपने आप को डिसंगेज कर देना है, साइड पे हो जाना है। बात खत्म हो जानी है। मुश्किल बिला साहब, अब देखना ये है कि अगले साल में क्या होता है। यूक्रेन और रशिया की वार खत्म होती है या मजीद झोंक दिया जाता है इस एक जंग के मैदान में। इसके साथ ही आलमी मंजरनामे से मोहम्मद जुनैर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो लिंक को शेयर कीजिए।